नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। ईरान इसराइल जंग के दौरान इंडिया किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, इरानियंस इंडियन बाउंड शिप्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं, डोकम के ऊपर जो ओमान की जो स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है, पोर्ट है, वहाँ पे इंडियन एसेट्स को ईरान ने क्यों टारगेट किया है। अपैरेंटली तो इंडियंस ये कह रहे हैं कि कमर्शियल शिप्स हैं, सेलर्स हमारे आ रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ड्रोन्स जो हैं ओमान के ऊपर जो लगे हैं, वो कहते हैं कि एक लार्जर रीजनल वॉर है जिसका ये फॉल आउट है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? ईरान क्यों इंडियंस को टारगेट कर रहा है? कौन से इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं जिसकी खबर ईरान को पहुंची है? और आने वाले दौर में इंडिया इससे किस तरीके से इफेक्ट होगा? ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ये इन तमाम सवालों का अहाता करेगी। एक फैक्ट है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इसके इर्द-गिर्द का इलाका है, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी, ये दुनिया के ट्रेड रूट्स का हार्ट है। ये दिल की तरह हैं और जितने ट्रेड रूट्स हैं, वो आर्टरीज़ की तरह हैं, जो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करते हैं। अमेरिका के एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गुज़रे ब्रेज़िन्स्की, ही रोट अ पेपर ऑन इट कि पूरी दुनिया का जो मिडल ईस्ट के ऊपर फ़ोकस रहा है, यूरेशियन रीजन के ऊपर फ़ोकस रहा है, वो इस वजह से रहा है क्योंकि यहाँ के ट्रेड रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप इन ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते हैं, तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये एक फैक्ट और ये भी एक फैक्ट है कि ये जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनको स्लॉक्स कहा जाता है, इनमें अगर ट्रेड होता है, तो जितना ट्रेड होता है उससे डबल इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है हिस्टोरिकली, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इस सारे इलाके के अंदर चाबहार पोर्ट और इर्द-गिर्द का जो रीजन है, वहाँ पे हिस्टोरिकली भी इंटेलिजेंस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती रही। 16वीं सदी के अंदर पोर्चुगीज़ जो थे, उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटोरियस समझा जाता था। वो भी सेलर्स और मर्चेंट्स के भेस में, की आड़ में वो पूरे इलाके की सर्वेलेंस करते थे, वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करते थे और अपनी रियासत को पीछे भेजते थे। 18वीं और 19वीं सदी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने पूरी दुनिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो एस्टैब्लिश किया, वो भी इन्हीं ट्रेड रूट्स, इन्हीं सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर मर्चेंट्स की शक्लों में, यानी कारोबारी जो होते हैं उन लोगों की शक्लों में और सेलर्स की शक्ल में, वो यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस गैदर करते थे और उन्होंने पूरी अपनी एक एम्पायर एस्टैब्लिश की। 19वीं सदी के अंदर जो ग्रेट गेम एरा था, उसमें रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो अफ़गानिस्तान में जहाँ पे उसका एक फ़ॉल आउट आपने देखा कि वहाँ पे जंगें लड़ी गईं, उसी तरह इस एरिया के अंदर, इस पर्शियन गल्फ़ के अंदर, अरेबियन सी के अंदर भी इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क रशिया का और ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ज़्यादा एक्टिव था। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पर्शियन कॉरिडोर इसको कहा जाता था, यहाँ पे इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड और बड़ा वाइटल रोल इसने प्ले किया वर्ल्ड वॉर 2 के डायनामिक्स के अंदर। और फिर उसके बाद अमेरिका जब यहाँ पे आया और फिर वो जो सारा आपको पता है कोल्ड वॉर का एरा और फिर वॉर ऑन टेरर के नाम पे किस तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती रही। इसी तरह ये जो सारी मैंने आपको इसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस दिया, इसी बेस के ऊपर भारत ने 2005 और 2006 में एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमने अपनी नेवी को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है। और इन्होंने इंतखाब किया चाबहार पोर्ट का। चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बहुत सारे साल लगे इनको इस सारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को वहाँ पे एस्टेब्लिश करने में और फिर इवेंचुअली इन्होंने एक अपना इंटेलिजेंस हब बनाया चाबहार पोर्ट को। चाबहार पोर्ट नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। यहाँ से जो रास्ते जाते हैं वो पूरी मुसलमान दुनिया का एक दिल, एक स्पाइनल कॉर्ड है। वो सारे चाबहार पोर्ट उसको एक्सेस देते हैं और इसके थ्रू अगर आप यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं, तो आप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं। 2008-2009 का ये आर्टिकल आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा कि बाकायदा तौर पे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने ये लिखा कि हमने गल्फ कंट्रीज के अंदर अपना फुटप्रिंट इंक्रीज करना है, अपना इंटेलिजेंस फुटप्रिंट इंक्रीज करना है। चाबहार पोर्ट का इन्होंने इस्तेमाल किया, यहाँ पे इन्होंने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको एस्टैब्लिश किया। एक तरफ जहाँ पे ये चाबहार पोर्ट पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो दूसरी पोर्ट जिसके ऊपर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा था, दैट वाज़ हैफा पोर्ट, इसराइल की। वहाँ पे भी इनका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था, वो एक रिसीविंग एंड था। ये इंटेलिजेंस यहाँ चाबहार पोर्ट से गैदर करते थे और हैफा की तरफ ट्रांसफर करते थे। पाकिस्तान ने उस वक़्त भी इनके जो अज़ाइम थे, हमें तो पता था कि ये क्या कर रहे हैं, हमने ईरान के सामने रखे। लेकिन उस वक़्त ईरान को शायद इस बात का इदराक नहीं था कि इंडिया किस तरीके से इनका इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पाकिस्तान से कुलभूषण यादव पकड़ा गया और वो कहाँ पे बेस्ड था? चाबहार पोर्ट पे बेस्ड था। फिर एक खबर आती है कि कतर के अंदर 8 इंडियन एजेंट्स पकड़े गए हैं। वो भी नेवी
के थ्रू ही, अपनी शिपिंग के थ्रू और इन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ही कतर गए थे और पता चला कि वो कतर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसराइल को दे रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा अखबारात में आया, फिर उसके बाद एकदम से सब कुछ हाश हाश हो गया। वो कहाँ से गए थे? वो भी इसी रास्ते से गए थे। उसके बाद आपने देखा कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जहां पे भी इंडियंस मौजूद थे, इन्होंने अपना इंटेलिजेंस फुटप्रिंट जो है उसको इंक्रीज किया। मिडल ईस्ट में ही नहीं किया, इन्होंने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी किया। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर उसी का एक फॉल आउट है। अमेरिका में गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर अटैक्स उसी का एक ब्रांच है। इंग्लैंड के अंदर अवतार सिंह खांडा को जहर देना, ये भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो इंटेलिजेंस नेटवर्क था जो ये गल्फ कंट्रीज के अंदर एस्टेब्लिश कर रहे थे, क्योंकि यहां से ये सारी इंफॉर्मेशन लेके इसराइल को दे रहे थे। फिर इवेंचुअली नाजरीन राइजिंग लाइन 1 हुआ। राइजिंग लाइन 1 में ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम से उनको ख़त्म कर दिया गया, इसराइल के अटैक से पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनकी कैपेसिटी को। जब ईरान ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जिस फैक्ट्री के अंदर वो ड्रोन्स बने हैं, जिन्होंने आके उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को की लोकेशंस को डिस्क्लोज करने में हेल्प किया, उस फैक्ट्री के अंदर सारे मुलाजमीन जो थे वो इंडियन थे। फिर आपको याद होगा कि एक पेजर अटैक हुआ था, बड़ा फेमस, अब से चंद महीने कब। उस पेजर अटैक के अंदर पेजर से जो फटे थे हिजबुल्लाह के लोगों के पास, और तकरीबन 3000 के करीब जो थे हिजबुल्लाह की सारी क़यादत और वो सारा जो उनकी टॉप टियर लीडरशिप थी, वो एक दिन के अंदर डिकैपिटेट हो गई थी, जो पेजर फटने की वजह से। वो पेजर्स जिस कंपनी ने बनाए थे नाजरीन, वो भी एक इंडियन उसके साथ वो लिंक्ड था। तो यहाँ पे इरानियंस को, इन सारी सिचुएशन को इरानियंस जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। और अब जब एक और अटैक हुआ इसराइल की तरफ से ईरान में, और फिर उसके बाद जो इरानियन शिप्स इंडिया को छोड़ रही थी, उसके कोऑर्डिनेट्स जब इन्होंने लीक किए इसराइलीज को और फिर वो शिप को हिट किया गया, तो फिर ईरान ने भी अपनी स्ट्रेटजी के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली लेके आए और इन्होंने ना सिर्फ ये कि इंडिया से एक दूरी आ रही है ईरान इंडिया रिलेशन में, बल्कि इसके साथ साथ वो इंडियन एसेट्स को टारगेट भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडियंस डायरेक्ट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइल को इस जंग के दौरान ईरान के खिलाफ। ये जो शिप कहते हैं कि इंडिया बाउंड शिप जो है ईरान ने टारगेट की है, वो तो कमर्शियल थी और उसमें तो कोई अशिया, खाने पीने की अशिया थी और ये सारा कुछ लेके आ रहे थे, ऐसा नहीं है। ये वही मैं आपको 16वीं सदी से जो बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंस नेटवर्क्स में वो होते मर्चेंट और सेलर्स ही अपने आप को कहते हैं, लेकिन रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे होते हैं दुश्मनों को। तो वो शिप भी यही कर रही थी जो थाई शिप को टारगेट किया। फिर जो ओमान वाली बेस के ऊपर इंडियंस मौजूद थे, वहां से भी इंडियन इंटेलिजेंस लेके जगह जगह ईरान के खिलाफ डिप्लॉय कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि ईरान के ऊपर अटैक से पहले इसराइल का जो सदर है नेतन्याहू, वो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिला। ऑल्दो अमेरिका पूरी तरह इन्वॉल्व था इस अटैक के अंदर, लेकिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिला, नेतन्याहू नरेंद्र मोदी से मिला। जाहिर है उसमें ऑपरेशनल डिटेल्स ही डिस्कस करनी थी कि ईरान को किस तरीके से इंडियंस जो ईरान के अंदर मौजूद हैं, सराउंडिंग में मौजूद हैं, जो इन्होंने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क सारा वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, उसको कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है ईरान के खिलाफ। तो इसी वजह से ईरान डोकम को भी टारगेट कर रही है, इसी वजह से ईरान इंडियन मजीद जो इंडियन एसेट्स है उनको भी टारगेट कर रही है। एक रिसेंटली इरानियन जर्नलिस्ट थे जो मेरे साथ एक शो में थे, और उन्होंने ये बात की, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इरानियन कितने सीरियस हैं इस वक्त भारत के खिलाफ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बाकी सब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, और क्या ईरान का हदफ इंडिया भी हो सकता है अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वो इसमें इन्वॉल्व था? जी, ये याद रखें, अगर कंफर्म होता है तो यकीन करें कि इंडिया ही हदफ होगा, और इंडिया के ऊपर जो हशर करेंगे ईरानी, वो खुद आप देखते रहेंगे। सो ये क्लिप आपने देखा, नाउ यू नो कि इस वक्त लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम क्या चल रही है। ये जो जंग हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, ये मिडल ईस्ट का चेहरा तब्दील कर देगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी, और इस वॉर की जो पहली कैजुअलिटी है वो भारत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।